अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फ़ाहद हुसैन। आज के दिन चंद अहम नुकात आपके सामने रखूंगा। एक बड़े ही मुश्किल वक्त से पाकिस्तान जो है गुजर रहा है। आप जानते हैं कि कल एक बहुत ही खौफनाक हमला हुआ कामरा एयरबेस पर। खुशकिस्मती की बात है कि उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जो कि हो सकता था, लेकिन फिर भी कीमती जान ज़ाया हुई और ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत ही महंगा तैयारा जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये जो कल का एक अफसोसनाक वाक़या है, इसको एक जो मुल्की सूरत हाल है उसके तनाजुर में देखें तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जन्म लेते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में दो अहम तकरीरें हैं। जो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि अगर कोई ऐसी तकरीर हो जिसके असरात कौमी सतह पर महसूस किए जाएं तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एक अहम पॉलिसी स्टेटमेंट है। मुल्क में कई पावर सेंटर्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव के अंदर आर्म्ड फोर्सेस जो टेक्निकली एग्जीक्यूटिव के नीचे आती हैं, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है। दो अहम पाकिस्तानी रियासती सतूनों ने दो अहम तकारीर की हैं और उन दोनों का में एक कॉमनैलिटी है, एक यकसा चीज़ है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि उसकी बुनियाद पर मैं आज की डिस्कशन जो है वो अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। 13-14 अगस्त की रात को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने जो तकरीर की काकुल में दहशत गर्दी के खिलाफ थी, कहा जाता है कि एक नया रुख का तयन वो तकरीर करती है। एक बहुत अहम पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें। लोग ये कह रहे हैं कि अगर इतना अहम अगर एक डायरेक्शन हम पकड़ रहे हैं तो ये तकरीर तो शायद सदर साहब की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन आई वो आर्मी चीफ की तरफ से। लेकिन उसमें जहाँ पे उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो इस टाइम पाकिस्तान जिस जंग में मुलव्वस है उस हवाले से जिसका जिक्र किया, तो वहाँ पे उन्होंने चंद एक जुमले कुछ मुल्की मामलात पे भी कहे। ये ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हर तरफ मायूसी और नाउमीदी, मजहबी मुनाफरत, सियासी खलफशार और इंतशार के साए हैं। फिर आगे चल के उसी तकरीर में जनरल कियानी कहते हैं कि आप मुल्क की मौजूदा तशवीशनाक इक्तसादी सूरत हाल, बदउनवानी और करप्शन और मामूल की शहरी सहूलतों की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई हालत के बारे में पाकिस्तान के अवाम की परेशानियों से बखूबी आगाह हैं। हमें इन मुश्किलात ने इतना जकड़ रखा है कि हम मजबूरन रोज़मर्रा की परेशानियों से आगे कुछ देखने से कासिर हैं। सियासी स्टेटमेंट है, अहम स्टेटमेंट है, आर्मी चीफ की तरफ से आ रहा है। इस पर आज जरा बहस होगी। उसके साथ कल के रोज़ एक और चीफ साहब यानी कि चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कम अज़ कम मैं पढ़ के हैरान हुआ। कहा चीफ साहब ने कि हुक्मरानों पर अवाम का एतमाद उठ चुका है। मुल्क तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। बदउनवानी, अकरबा परवरी और दहशत गर्दी ने समाजी और माशी तरक्की को अपाहज कर दिया है और अदलिया मुल्क को मुत्तहिद रखने वाली सबसे बड़ी क़ुव्वत है। अब ये बयान और आर्मी चीफ का बयान अगर आप साथ रख कर देखें तो जो एक मुंतखब हुकूमत है उसके ऊपर बराह रास्त की तनकीद है दो बहुत ही अहम रियासती सतूनों की तरफ से। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ऐसे मौके पर जब कहा यह जा रहा है कि हम एक बार फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, जब कहा यह जा रहा है कि इलेक्शंस के हवाले से अभी तक राह हमवार नहीं हुई, जब कहा यह जा रहा है शायद सरगोशियों में कि अभी भी वो जो टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही थी उसके साए कई मंडला रहे हैं, ये क्या है सब कुछ? ये मैं आज समझने की कोशिश करूँगा। तीन मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जो है वो तर्जुमानी करते हैं अपनी जमातों की पॉलिसीज़ की बड़े मौसर तरीके से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं और जारहाना अंदाज में अपने दलाइल जो हैं वो हम सब के सामने रखते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, माहिर कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, लॉयर्स मूवमेंट के लीडर भी हैं, चीफ जस्टिस साहब को जानते भी हैं, समझते भी हैं, उनकी थिंकिंग समझेंगे क्या हो रहा है। सईद गनी साहब, चीफ जस्टिस से ज़रा शुरू कर लें, फिर आर्मी चीफ पे आते हैं। ये जो बयान चीफ साहब ने दिया, इसको कैसे रिसीव किया आपने?
लेकिन मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस साहब का ये बयान कोई पहली मरतबा आया है। इससे पहले भी कई दफ़ा इन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो हक़ाइक़ के मुनाफी होती हैं। या तो जो बातें वो कह रहे हों उस पर मनोन वो ख़ुद अमल कर रहे हों, तो फिर ये बात ज़ेब देती है कि ठीक है जी, चूँकि मैं इन सारी चीज़ों पर अमल कर रहा हूँ इसलिए मैं दूसरों को भी पाबंद करूँगा कि वो ये करें। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि चाहे आसमानी क्यों न गिर पड़े, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। बहुत अच्छी बात है, करना भी इनको ये चाहिए, लेकिन अमली तौर पर शायद ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केसेस हों तो वहाँ आसमान गिरने वाली बात ज़रूर होती है, लेकिन जहाँ दूसरे मुकदमात हों वहाँ पर इनके रवैयों में तब्दीली आ जाती है। लेकिन ये जो बयान है कि हुक्मरानों पर अवाम का इत्तेहाद उठ चुका है, ये तो बिल्कुल एक हतमी बयान है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने शायद ये भी कहा है कि जो 3 इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी, उनमें जुडिशरी बालातर है। इन्होंने गालिबन अल्फाज हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन मफहूम उसका यही है। अब इस किस्म की चीज़ें मैं नहीं समझता कि किसी ऐसे चीफ जस्टिस को कहनी चाहिए जो ख़ुद बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया हो। और बुनियादी तौर पर अगर हम मान भी लें कि ठीक है चीफ जस्टिस साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमें फिर ये चीज़ें कहते वक्त थोड़ा सा माजी को भी मद्देनज़र रखना होगा कि इस मुल्क में आपने कहा ना कि जो खुद कंट्रोवर्शियल हो, जी, मैं तो शायद यहाँ तक कह दूं कि कोई भी चीफ जस्टिस को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कंट्रोवर्शियल ना भी हो। मैं कह रहा हूँ उनकी जगह नहीं बनती है। इनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल, इसलिए जिनके मुतालिक हम ये खुद कहते हैं कि इनका झुकाव जो है वो कुछ सियासी जमातों की तरफ है, और ये हुकूमत की पॉलिसीज़ को या हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। कुछ सियासी नहीं है कि सियासी जमात के बारे में पीटीआई के हवाले से भी कुछ किसी हद तक कह सकते हैं कि उनको भी रिलीफ मिलती है, लेकिन पीएमएलएन की तरफ ज़्यादा है। तो इस किस्म के बयान इसलिए नामुनासिब है। देखें, एक तो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में आइन, मैं वापस आ जाऊं, एक सेकंड, बाकियों को भी इन्वॉल्व कर लो कॉन्वर्सेशन में, वन साइड चलिए, वो फिर इसको भी जवाब कर देंगे ना। इस मुल्क में माजी में जब आइन का जब भी बेड़ा गर्क हुआ है, जब भी सत्यानाश हुआ है, जब भी आइन का मुंह काला हुआ है, फौजी आमिरों ने अगर किया है तो उनको सहारा हमारे इस मुल्क की अदलिया ने दिया। बल्कि पहला स्टेप जो है वो अदलिया ने रखा है, कहा कि आप आइन को तरमीम करो, जो मर्जी करो। फिर उनकी आड़ लेकर आमिरों ने उसका सत्यानाश किया है। और इस मुल्क में एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा अगर इस आइन को ठीक किया गया है तो पार्लियामेंट ने किया। एक मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त किया गया, फिर आके इफ्तिखार चौधरी साहब जिस बेंच में थे उन्होंने खराब किया, और दूसरी मरतबा मौजूदा पार्लियामेंट ने उसको ठीक किया। शाह साहब, 2 तकरीरें, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, एक रफली लग रहा है कि एक ही तरह की बात हो रही है। क्या आपका तजज़िया क्या है इसमें? बस अब पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि जनाब ने शुरू में ये कहा कि 2 आम रियासती सतूनों के चीफ्स ने ये बात की। ये 2 आम रियासती सतून नहीं है, सतून सिर्फ रियासती एक है। वो कौन सा? जुडिशरी, वो जुडिशरी है। चूंकि टोटल 3 सतून है जिस पर पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, जिसमें से एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक पार्लियामेंट। जहाँ तक ये दफाई अदारा है, मतलब जिनके चीफ ने काकूल में बात की है, ये इट मे बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, ये अलग बात है, बट वो सतून नहीं है। चलिए ठीक है, ये इधर क्लियर कर देना, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली प्रैक्टिकली तो है ना सर। नो प्रैक्टिकली वो आ जाते हैं, उधर प्रैक्टिकली वाली बात पर भी आ जाते हैं कि क्यों ये बात कही गई, उधर के क्यों कही। मैं अर्ज करता हूँ, बात आपकी बड़ी दुरुस्त है। आपने एक अच्छे से साफी की तरह जो दोनों स्पीचेस आपने उनको पकड़ा है या डेप्थ में गए हैं, ये बिल्कुल ये हम अप्रिशिएट करते हैं। अब पहले मैं तो पहले 13-14 वाली स्पीच की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले बात हुई है। तो मतलब लेकिन एक चीज अगर आप क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे शक हो रहा है शाह साहब कि आप हंसेंगे, वो ये कि आप सीजे की तकरीर को कहेंगे कि ठीक है, आर्मी चीफ की तकरीर को कहेंगे नहीं, मुझे शक है। आपको कैसे पता चल रही है? क्योंकि आप फौज के रोल को, आपकी जमात फौज के रोल को दबाना चाहती है। ये देखें ना, मैं पूछ रहा हूं सर, मैं भी रहा हूं। अच्छा, मतलब ये भी हमें पता चल गया कि बाज़ औक़ात अच्छे साफी भी गलत प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं करता हूं उनकी तकरीर, वो सारी बातें पूरी कौम ने भी सुनी है वो। और एक लफ्ज़ अभी भी आपने पढ़ा कि हमें यानी पाकिस्तान को मुश्किलात ने जकड़ रखा है। अब पहले दिन चीफ साहब को ये बताएं कि इन मुश्किलात में जो मुल्क जकड़ा हुआ है, ये बाकी लंबी चौड़ी पिछली, इसलिए दाएं बाएं मैं नहीं जाता, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता आपका और समईन का। ये मुश्किलात में हम ये 9/11 के बाद और जनरल मुशर्रफ साहब की मेहरबानियों से जकड़े हुए हैं।
ये कैसे वो, और वो ऐसे मेन जो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था ना, वो जो मैं जानना चाह रहा हूं वो ये है कि सीजे ने सही कहा जो कहा, आर्मी चीफ ने दोनों ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, दोनों ने सही कहना बनता था उनका। सर मैं अब ये एक और अलग क्वेश्चन है, पहले तो ये बात कर रहे हैं, बात जो कहा सही ठीक है, बात बिल्कुल सही कही, और सही किस तरह की कि ये मुश्किलात ने जो जकड़ रखा है, वजह भी चलो छोड़ दे, मैं दोनों का कहना बनता था, कहना बनता है दोनों का सर सीजे, इसलिए मैं अर्ज करता हूं ना, दोनों का कहना इसलिए बनता है। पहले सीजे साहब के बाद जो बात जाएंगे ना, ये जो चीफ साहब हैं ये ऑलमोस्ट ये ओपन सीक्रेट है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जैसी बहुत मैं कमाल कर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी ये सिर्फ एक घर से चल रही है, और उस घर का नाम है चीफ साहब का घर, भी ये जिन्होंने काकूल में ये की है। अब जितने, क्योंकि अभी हफ्ता हुआ है, इन्होंने MOU साइन किया है, वो बंद हुई हैं, रोड्स बंद हुई हैं, उसकी नेटो फोर्सेस की फिर खुली हैं, ये वो, और दहशतगर्दी के बारे में बात, अब दहशतगर्दी नहीं, लेकिन वो सर मुल्की सूरत हाल पे जो उन्होंने कहा है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुल्क तशवीशनाक इक्तसादी सूरत हाल, बदउनवानी, करप्शन वगैरह वगैरह, आर्मी चीफ की बात मैं अर्ज करता हूँ ना, ये कोई, मैं दोबारा ये मैं कहूंगा कि ये कोई इतनी खुफिया बात है, ये तो ओपन खुफिया है, ओपन सीक्रेट बात है। अच्छा, कि जनाब जो हमारी एड्स कभी सैंक्शन लगती हैं, कभी खुल जाती हैं, कभी आकर मज़ाकरात बैरूनी ताकतें आकर इनके साथ करती हैं, ठीक है, तो इन्हीं को पता होगा ना, और मुझे तो नहीं पता। तारिक साहब ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मेरा ख्याल है कि नून लीग का यार कोई और बंदा होता है, और वो दूसरा कहना था जी फौज क्या ये बनता नहीं है, शाह साहब थोड़ा सा वेल लेफ्ट कर गए, मेरा ख्याल है। नहीं, मैं वापस आता हूँ, मैं खुद बैठा हुआ, आप मेरी नुमाइंदगी आप करें, चले मैं वापस आता हूँ, आई नीड टू अंडरस्टैंड, और सीधे ब्रेक का वक्त मैं करता हूँ। ओके, चीफ साहब का कहना सही है सर, मैं दो चार जुमले की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, अगर हम हिस्ट्री में जाए ना तो 14 अगस्त को एक परेड ग्राउंड जो बनाई हुई है ना, वहां पर एक फंक्शन होता था, एक ही फंक्शन होता था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस साहब भी जाया करते थे। तो ये और सारे बैठे होते थे। इस दफा बदकिस्मती की बात हुई कि जनाब प्राइम मिनिस्टर अलग तकरीर कर रहे हैं, उसमें नहीं एक सेकंड, तो ये सारे इकट्ठे होते थे। अनफॉर्चुनेटली इत्तफाक की बात देख लें, सब अलग अपनी अपनी बात की। अब आ जाए कि ये जो आर्मी चीफ की बात करूं, उसमें पता क्या है, मुझे ऐसा लगा कि ये सारी जो तकरीर फरमाई ना, इसमें थोड़ी लैंग्वेज सॉफ्ट थी, बाकी सब कुछ वही था ट्रांसक्रिप्ट जो कि हमेशा टेक ओवर के वक्त होता है। इसमें दो चीजों की कमी थी, एक कि इब्तिदा होती थी मेरे हजीज हमवतनों, और आखिर में होता था कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ना, ये कौम के मफाद में कर रहा हूं। अब रही चीफ जस्टिस साहब की तकरीर, नहीं सर, नहीं सुन, इतनी बढ़िया बात आप कर गए, सुन तो ले, मेरा व्यू, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग। देखे ना, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन बातें वही थी, सिर्फ ऊपर मेरे अजीज हमवतनों नहीं था और नीचे वही नहीं था। अब लेकिन एक रुक गया शायद, ये जो कामरा जो है ना, इस वजह इसने थोड़ा सा शायद डेफिनेटली चेंज आया ही होगी फॉर द टाइमिंग। अगली बात सुने। अब रही चीफ जस्टिस साहब की बात, देखें ये मौका क्या था, रेफरेंस था शाकुरुल्लाह जान साहब की रिटायरमेंट का। मुझे एक एजाज है जो कि इनको एजाज हासिल नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूं, और रेफरेंस इस किस्म के हम पढ़ते रहे। रेफरेंस में जो बातें होती है ना, वो जुडिशियल वर्किंग, लॉयर्स के प्रॉब्लम, और ख़ास तौर पर मतलब पिछला जितना भी पीरियड हो उसके बारे में डिस्कशन होती है कि पहले हमने क्या हुआ। उसमें जुडिशियल हिस्ट्री भी बयान की जाती है। मिसाल के तौर जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री भी बताई कि देखिए फलां वक्त में ये हुआ, फलां वक्त में तो ये जगह नहीं बनती थी। ये और फिर ये कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वकला के नुमाइंदे की हैसियत से मैं बताता था कि चीफ साहब ने फिर ये गलत इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है कि ये मौका नहीं था जिसमें कोई ऐसी पॉसिबली बात, लेकिन कोई ऐसा मौका हो सकता है जहां पे आके इस तरह नहीं, फिर नहीं हो सकता, लेकिन ये मौका तो बिल्कुल, क्योंकि देखे ना, ये तो एक बात साबित की जा रही है उनकी तरफ से भी इनकी तरफ से कि ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल टोटली फेल हो चुकी हुई है। और इस मतलब ये इस हद तक, ये जो सर ब्रेक ले लो क्विकली, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ये जो नुक्ता है यहाँ पे अब थोड़ा सा को मजीद समझने की जरूरत है कि चीफ जस्टिस साहब जो बात कर रहे हैं उनका ये करना बनता है, नंबर 1, और नंबर 2 जस्टिस तारिक साहब की जो बात कर गए, ये मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा मजीद हमें वजाहत की जरूरत है कि ये स्पीच जो आर्मी चीफ ने की है, ये अगर इससे पहले अजीज हमवतनों लगा दिया जाता तो इसका मफहूम कुछ और होता। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आफ्टर द ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले दो अहम बयानात मेरे मेहमानों ने किए, मैं उन दोनों को जोड़ के जफर अली शाह साहब की तरफ एक सवाल रखना चाह रहा हूं, फिर सईद साहब की तरफ भी आएंगे। सर, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने कह दी। पहली चीज कि ये जो अभी तारिक साहब ने कहा कि ये स्पीच जो है ये आमतौर पर मिलिट्री टेक ओवर वाली स्पीच लगती है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में है, सोच समझ के कुछ उन्होंने आर्मी चीफ ने ये बयान दिया, फिर ये स्पीच जो है ये बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटरी। नंबर 1। नंबर 2, उससे अगर इस स्पीच से जोड़ेंगे जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हुक्मरानों पर अवाम का एतमाद उठ चुका है, ये दोनों को जोड़े जरा। मैं याद करता हूँ साहब, इसमें पहले तारा साहब की इस बात को दुरुस्त कर लूँ कि रेफरेंस मैंने भी पढ़े, अल्लाह की मेहरबानी से डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, पंजाब बार काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल का 15 साल रहा हूँ। मैंने रेफरेंस पढ़े, ये बात नहीं है कि मैं पढ़े हुए, मुझे पता है कि रेफरेंस के वक्त नुमाइंदे वकला के नुमाइंदे क्या कहते हैं, या वो अपना मेहमान क्या कहते हैं, या चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं। मैं पहले चीफ जस्टिस साहब की बात आपको कर लूँ। फाज साहब, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा हो। अब मैं आपको ले जाऊंगा कराची, जहां पर उन्होंने 12, 15, 16 दिन कराची के हालात वाकयात पर उन्होंने वहां पर प्रोसीडिंग्स की, और उस प्रोसीडिंग के बाद एक बाकायदा जुडिशियल जजमेंट है, निकलवा लें, तारिक साहब को मुझसे ज्यादा पता है, और उसी जजमेंट में है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और क्या कर रही है और मिलिटेंट उनके कितने हैं और क्या क्या हो रहा है। और वहां पर भी उन्होंने ये कहा जी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है फेल हो गई है, इसको छोड़ दे, आगे आ जाए। बलूचिस्तान में इन्हीं का सूबा, इन्हीं का शहर, इन्हीं का अपना बार, वहां पर भी 2-3 हफ्ते बाकायदा जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद उनकी ये जजमेंट, और वो भी जुडिशियल ऑर्डर की शक्ल में है कि बलूचिस्तान में हुकूमत फेल हो चुकी है, आईनी तौर पर फेल हो चुकी है। ये तो आप ये कह रहे हैं ना, वहां तो बाकायदा ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि आईनी कॉन्स्टिट्यूशनली सूबे में कोलैप्स कर गई है, ब्रेकडाउन कर गई है। इसी तरह इस्लामाबाद में जब वो ये कहते हैं कि जनाब यहां पर इक्तिसादी सूरत हाल ये जितना, और दोनों में चीफ के बारे में मैं ये कहूंगा, अब इन चीफ साहब को, कौन से बोले, सीजे साहब को, जो हर 12 घंटे के बाद कोई ना कोई बड़ा अदारा और उसके स्कैंडल और उसकी करप्शन इस तरह उबल कर बाहर आती है और पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है, तो उससे ज्यादा उनको बेहतर किसको पता है कि जनाब मुल्क की इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या हो चुकी है, इक्तिसादी सूरत हाल क्या हो चुकी है, और अपना आईनी तौर पर हुकूमतों की सूरत हाल क्या हो चुकी है। सईद गनी साहब, इनसे भी इजाजत से और आपसे भी इजाजत से, आपने कहा एतमाद की बात उठ रही है, जिसको आप साफी हजरात कहते हैं आपके ये तसादुम है 2 अदारों का, जिसको मैं ये कहता हूं कि बतौर पॉलिटिकल कारकुन के कि ये 2 अदारों में तसादुम नहीं, एक अदारे की जिद जरूर है, मतलब जिसके नताइज आज यहां तक पहुंच चुके हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो घर जा चुके हैं और दूसरा अंडर बहस है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, अब सर मैं जवाब में आ जाता हूं दूसरे चीफ जस्टिस साहब पे। अब उन्होंने ये कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं पहले अल्फाज तो दूसरे अल्फाज तो मैं सोच भी नहीं सकता, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मुल्क जो है मुतमन नहीं हो सकता है या मुकम्मल हो सकता है मार्शल लॉ का या किसी और चीज का, लेकिन नहीं, उन्होंने मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उस वक्त कुछ भी हो सकता है। नहीं, इन्होंने कहा जब वो आते हैं तो ऊपर यही लिखा होता है, पहले यही मेरे अहमदों को शुरू करते हैं, क्यों एम आई राइट, तो वो ये है। आप मुकम्मल तौर पर डिसएग्री करते हैं। मेरी सुने, मैं सिर्फ उनकी उन बात से, मसलन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इतना शायद बैरूनी तौर पर खतरा नहीं जितना अंदरूनी तौर पर खतरा है। अब आपने देख लिया, सेकंड डे, फर्स्ट डे वो तकरीर कर रहे हैं, सेकंड डे कमरे की जिसका जिक्र तारक साहब ने किया वो हो जाता है, और सारे के सारे लोग वहां पर जो रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की, वो कहते हैं पाकिस्तानी इक्तिसादी सूरत हाल, बदउनवानी, करप्शन, मामूल की शहरी सहूलतों की बिगड़ती हुई हालत, ये दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहे, ये गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। मैं ये सारी इंटरलिंक बातें हैं, सारी इंटरलिंक बातें हैं। इक्तिसादी की जो बात, क्या आप ठीक है 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के लिए उनके स्टार और वर्दी को उतार देना, He is not a citizen of Pakistan, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसे नहीं उतार सकते ना, वो
मैं कह रहा हूं ये बात दुरुस्त शायद कर रहे हूं, लेकिन आर्मी चीफ होते हुए उनको ये बात करना ये ठीक है सर? तो अब मैं इनसे मुश्किल सवाल पूछता हूं ना, जज का तो आसान सवाल होता है। ये बताएं सर, आर्मी चीफ कमांडर को पूछना चाहिए कि कमांडर क्या कर रहा है। बताएं, अगर सीजे ने गलत किया तो आर्मी चीफ ने गलत किया कि नहीं? देखिए मैं जो बातें नहीं, ये कह रहे हैं सीजे का नहीं बनता। तो अब ये मैं वही चीज आर्मी चीफ की पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं, देखें आर्मी चीफ ने जो बातें कही हैं वो तो हम भी कहते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी ठीक नहीं है। फंस गए सर, फंस गए। ये बात है, बातों करने दें, फंस गए। सीजे के ऊपर आप चढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बात नहीं करने देंगे। आप मैं चुप करता बिल्कुल सुनता रहा सुकून साहब की बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें उन्होंने कही हैं बिल्कुल मईशत ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है और बदअनवानी की भी हो सकता है वाकयात कुछ हों, उसमें मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, बिल्कुल मैंने कभी भी नहीं कहा कि नहीं है। इक्तिसादी सूरत हाल नाजुक। लेकिन देखिए जिस पैराए में उनकी पूरी तकरीर हुई है, आप पूरी तकरीर सुने ना, आपने तो एक उसमें सब 2-4 जुमले निकाल दिए हैं। वो ये कहते हैं कि मुल्क के जो इन्होंने शाह साहब ने भी जिक्र किया कि मुल्क को बैरूनी से ज़्यादा अंदरूनी ताकतों से खतरा है। वो जो एक्सट्रीमिज्म और जो मिलिटेंसी है जिसका सबूत आपको कामरा में मिला, उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पर मिला है, बुनियादी चीज़ें हैं वो जिस पर हम भी कह रहे हैं। और यही बात हम बार बार कहते हैं कि खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ें नजर आनी चाहिए कि इस मुल्क के मसले मजबूरियां जो है, देखें मैं मेरी गुजारिश सुने। नहीं, हमें पता चल गया इख्तियार किसके पास ज्यादा है। नहीं, इख्तियार तो हमारे पास ही है, इख्तियार किसके पास होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें इन्होंने शायद गलत कही हैं, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। कराची में जो जजमेंट आई उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें कही हैं वो नहीं कहनी चाहिए थी उनको। हमने उस वक्त भी कहा, आज भी कहते हैं। मैंने भी उन्होंने कहनी चाहिए, मैंने तो कहा मैं बता रहा हूं मैं कह रहा हूं नहीं कहनी चाहिए। देखिए नहीं कहनी चाहिए इसलिए कि जब वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बत्ताखोरी में मुलविस है, MQM इसके अंदर मुलविस है, जमात इस्लामी इसके अंदर मुलविस है, मैं ये कहता हूं कि अदलिया के अंदर करप्शन है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है? देखिए अगर अदालत में निचली सतह पर करप्शन है तो आप ये कहें कि जी अदालत में निचली सतह पर करप्शन है, एक जनरल सा स्टेटमेंट देना कि पीपल्स पार्टी बत्ताखोर है, ये गलत है। इसको थोड़ा सा देख मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पीपल्स पार्टी को बत्ताखोर कहेंगे मैं अदलिया को करप्ट कहूंगा, अदलिया करप्ट है। इस तरह से आप चीजों को नहीं लें। फौज को नहीं कहेंगे। नहीं फौज कहेगी तो फौज को भी कहूंगा, अगर फौज कहेगी पीपल्स पार्टी करप्ट है मैं कहूंगा करप्ट है। मौजूदा तशवीशनाक मेरी बातों को इधर उधर ना ले जाएं, मैं जिस रेफरेंस में बात कर रहा हूं मुझे उस तक रहने दें। जब अदालत ये कहेगी कि पीपल्स पार्टी बत्ताखोर है तो मैं कहता हूं कि अदालतें करप्ट हैं, इसलिए कि जब आप जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो अदालतों में करप्शन है। पीपल्स पार्टी के दूसरी बात, बलोचिस्तान में जो चीफ साहब ने कहा, हो सकता है कि शाह साहब को ज्यादा पता हो, जहाँ तक मेरा इल्म है। मैं तो जजमेंट की बात कर रहा हूं। तो सही ना सुने तो सही नहीं, उन्होंने वहां पे बार में भी तकरीर की। मैं ये कह रहा हूं कि जजमेंट में नहीं कहा है, वो जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस देते हैं, ये ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है जो उनको नहीं कहनी चाहिए। सर नहीं, मुझे बात पूरी करनी है। अब थीम पे वापस आ जाऊंगा। आपने मुझसे पहले भी पूछी थी, वो रह गई। जहां तक उन्होंने कहा है कि अवाम का एतमाद उठ गया है, मैं ये कहता हूं कि अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। इसका पैमाना क्या है? चलो ठीक है, पैमाना क्या है सर? पैमाना क्या है? एक सेकंड ना, मैं थीम की तरफ आना चाह रहा हूं प्लीज। अलाउ मी ना। मेरी थीम ये थी तारिक साहब कि ये जो 2 बयान आ रहे हैं, ठीक है, इन 2 बयानों में आपने ये रीड किया है। एक चीज ऐड कर देता हूं ताकि शाह साहब इसका जवाब दे दें। चौधरी निसार साहब ने भी बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया था जब एक ऑब्जर्वेशन आई थी जस्टिस ख्वाजा की तरफ से अपोजिशन के वाले से, उनका भी था। आप खुद कह रहे हैं कि ये खतरे की घंटियां आपको बजती नजर आई हैं। बिल्कुल। ये जो चीफ जस्टिस ने कहा, इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं? नहीं, इसको इस तरह ना, इसको अलग-अलग रखें ना तो फिर भी बात एक ही तरफ जाएगी। उसकी एक मिसाल सुन लें। आपको याद होगा, चूंकि अब कोयटा की तकरीर का भी जिक्र आ गया जो बाहर में की गई थी, आपको याद होगा चीफ साहब उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये फरमाया कि कोयटा से बड़ी अफवाहें गर्म हैं, इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें गर्म हैं। तो आपको ही पता कि इस्लामाबाद में कौन सी अफवाहें गर्म है। देखिए बाद औक़ात ड्राइंग रूम में हम भी बैठ के, मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो कि मेरा लोगों को मिलने मिलाने का वो लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी इधर उधर जाते हैं तो इस्लामाबाद में तो बहुत। लेकिन बात यह कि जब चीफ जस्टिस साहब वो जो है इस्लामाबाद में उन अफवाहों का जिक्र करें और उसकी बुनियाद पर फिर भी कुछ बातें की जाएं, तो देन इट मीन्स दैट समथिंग वेरी सीरियस। देखिए वो पब्लिकली एक बात कह रहे हैं लाइव टीवी पर, और उनकी एक पोजीशन है। तो ये, और फिर ये भी कहा गया कि 3 नवंबर में भी एक स्ट्रगल की थी
और फिर एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर आर्मी चीफ भी पब्लिकली लाइव टीवी पर बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस बात, और ओपनली दोनों कर रहे हैं, इसका मतलब मैं समझ क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ये आने वाले दिन जो है किसी भी हवाले से ये जो हमारा सिस्टम है इसके लिए ये बेहतर नहीं है। शाह साहब ये नहीं डायरेक्ट वो कह रहे हैं ना कि ये खतरा है। मैं सारा कर दूं, पहले मैं सिर्फ 1 मिनट में, और माशाल्लाह मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी बैठे हैं और एक माशाल्लाह एक यूरिस्ट भी बैठे हैं, कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर ये बाकायदा का आईने की बात कर रहा हूं मैं, कोई ये और ये पड़ा हुआ है, हम पार्लियामेंट के अंदर फहद साहब दुनिया जहान की बात कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं और मलबा फेंक सकते हैं, सच है झूठ है ये वो जो भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो 2 ऐसे अदारे हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, अगर करेंगे फौरन चेयरमैन या स्पीकर ऑफ द असेंबली वो रोक देगा हमें, और वो अल्फाज अगर हमने कहे वो एक्सपंज कर देगा। और वो क्या है, एक जुडिशरी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में मतलब। अच्छा, अब ये दोनों ऐसे गैर मुतनाज़ा नेशनल अदारे हैं, हम तो पार्टीजन है ना जी, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, ये अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम देख रहे हैं ये तो यहाँ इस हद तक सही साहब चलेंगे कि अगर फौज मेरी पार्टी को कहेगी तो मैं उसे भी कहूंगा, अदलिया मेरी पार्टी को कहेगी तो मैं उसे भी कहूंगा। उनको राइट नहीं है, देखें ना, आप राइट नहीं है कि ये किसने फैसला करना है, नहीं आप करते रहे ना, आप करते रहे, मतलब क्या आपने फौज के लिए नहीं कहा बाजी में करप्शन हो रही है? नहीं, आपने नहीं कहा क्या? जब जनरल मुशर्रफ बैठा आप नहीं कहते थे? मैं अब तक भी कहता हूं कि उसी की तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूं? मैं और अर्ज कर रहा हूं कि पार्टीबाजी की मैं बात कर रहा हूं कि हम आपस में तो पार्टीबाजी कर सकते हैं। ये 2 जो नेशनल अदारे हैं, प्योर नेशनल अदारे, जिनका डायरेक्टली पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं है, क्यों मार्शल लॉ के हम खिलाफ होते हैं कि वो जब स्टेप इन कर आते हैं? इसीलिए कि ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर जुडिशरी का कोई लफ्ज भी कह देते जनाब सीख पा हो जाते हैं, हमने आप उन्होंने ये बात क्यों कही है, लेकिन इनकी लॉजिक वही है शाह साहब जो आपकी लॉजिक है। ये कहते हैं कि अगर आप फौज के सियासी रोल पे आप शोर कर सकते हैं, तो ये कहते हैं कि हम अदलिया के सियासी रोल पर शोर कर सकते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि जिस वक्त वो पॉइंट बड़ा क्लियर है, मैं एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आइन के तहत फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। माजी में जब जब फौज आई है, फौज के खिलाफ हम लड़े भी हैं, तो यही और क्या कह रहा हूं। देखिए जब उन्होंने अपने किरदार से बढ़कर चीजें की, हमने किया है। अगर वही काम अदलिया करेगी तो वो कौन सी कोई मतलब है सर, जो आपकी थी अदलिया की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें, जब अपने दायरे से निकलेंगे। जल्दी से ब्रेक का टाइम हो रहा है, आज की मरकजियत जो आप बेस ताकि आपका 20 मिनट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। शाह साहब एक आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं उस हवाले से, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लेकिन कंफ्यूजन नहीं भी है। 2 इदारे हैं, दोनों सियासी इदारे नहीं हैं। एक इदारे यानी फौज का कुछ ना कुछ रोल सियासत में रहा है, कुछ ना कुछ क्या बिल्कुल सामने हमारे रहा है, अदलिया के हवाले से उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन जब इन दोनों को मिला के देखें, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, तो आज की सूरत हाल में क्या तस्वीर उभर रही है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शाह साहब बात अपनी मुकम्मल कर लें। मैं फाज साहब बड़ी मेहरबानी आपकी इजाज़त से कि पहली बात तो ये आ जाए कि लीविंग हम 1 मिनट के लिए कि ये और इम्पॉर्टेंट अदारे ना, दोनों अदारों के इम्पॉर्टेंट चीफ हैं, उन्होंने अपने अपने ओकेजन पे बात की है। कहने वाले को बात देखेंगे कि कहने वाला कौन था, अलग बेजीम दाल था या नतू फतू जो भी था मतलब है, लेकिन ये जो है कि हम ये देखेंगे कहा क्या गया। जो कुछ कहा गया उनकी स्पीच में या उनकी स्पीच में, अनोमन में इससे इत्तफाक करता हूं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप चले जाएं, आप पारे में, राजा बाजार में और किसी जगह पर भी आप चले जाएं, ये छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक यही बात हो रही है। पॉइंट नहीं है ना, नहीं पॉइंट ये नहीं है कि वो सही कह रहा है, पॉइंट जो आप बना रहे हैं मैं कौन कह रहा है, आप सिर्फ इसलिए उसको इंपॉर्टेंट दे रही है, और देनी चाहिए कि दोनों इंपॉर्टेंट अदारों के बड़े चीफ जो कह रहे हैं ये हालात है मुल्क के। फहद साहब, चौथी बार हो रहा है इधर हमारी सरजमीन पर, यानी टेररिज्म तो है ही है, 50,000 से ज्यादा लोग गवा बैठे हैं हम, ये कभी देखा किसी मुल्क में? हम ठहर जाओ भाई, रोको इधर, बस नीचे उतरो, आईडी कार्ड दिखलाओ और देखो ठा करके मार दे यहाँ पर, उसको 30-30, 50-50 आदमी आप एक सिटिंग में मार दें। कराची में एक हफ्ते में 45 से लेकर 50 की तादाद है जो टारगेट किलिंग से मारे जाते हैं जहां भी। तो इस मुल्क के बारे में अगर इस किस्म के जो डायरेक्टली रेलिवेंट अदारे हैं उनके अगर चीफ ये बात कहें तो इट्स मीन ये अलार्मिंग है पूरी कौम के लिए, अलार्मिंग है सिटिंग पॉलिटिकल पावर के लिए, अलार्मिंग है हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए,
अलार्मिंग है इक़्तिदार के लिए, अलार्मिंग है पार्लियामेंट के लिए। ये बात ऐसे नहीं जिस तरह आपने इस इशू को आज दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको, ये बड़ी हिम्मत है आपकी कि ये इसको तमाम जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ होता है बड़ा, कि ये इसका नोटिस लें, इस बात को सीरियसली। लेकिन अगर उसका दूसरे पहलू देखें तारिक साहब कि ये अगर सूरत हाल इतनी गंभीर है जो कि है, ठीक, अब उसमें ये किसकी जिम्मेदारी है, वहां से बहस शुरू होती है। लेकिन ये सूरत हाल तो है और ये खुद भी मान रहे हैं सईद साहब की सूरत हाल है। नुकता ये जो शाह साहब का आर्ग्यूमेंट है उसको अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं कि अगर दो इतने अहम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उससे वो जो जमहूरी पौधा जिसको हम कहते हैं कि हम उसकी नशो नुमा कर रहे हैं उसको खतरा मिल रहा है या उसको तकवीत मिल रही है? नहीं, वो डैमेज जरूर हो रहा है, लेकिन एक बात सोचने की जरूरत है हुकूमत के लिए कि क्या ये हाई टाइम नहीं आ गया कि इस सिस्टम को बचाने के लिए या इन तमाम बातों को खामोश कराने के लिए आप इस मुल्क में इलेक्शन करवा दें? इस लॉजिक में क्या गलती है? बात वो उनकी सही है, करवा दे, खत्म हो जाएगा, डिबेट ही खत्म नहीं होगी। देखिए मुझे तो अब जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, मुझे तो ये अब शक था पहले, अब यकीन हो चला है कि इलेक्शंस के दौरान ये बड़ा खतरनाक किस्म का किरदार अदा करेगी जुडिशरी पीपल्स पार्टी को हराने के लिए। कैसे कर सकते हैं? जैसे अब कर रहे हैं। देखिए जब हुकूमत में बैठे हुए डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, हुकूमत को चलने नहीं देते हैं। ये खतरा है टेक्नोक्रेट्स वाला? अभी नहीं, मैं टेक्नोक्रेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शंस होंगे, चीफ जस्टिस साहब के जो ख्यालात हैं वो तो सबके सामने है ना। पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनकी जो सोच है या जो उनके जुडिशरी का कोई किरदार नहीं मौजूदा इलेक्शन में, ये मैं बता दूं कानूनी तौर पर। चीफ इलेक्शन नहीं, एक सेकंड क्लियर कर लेना सर, मैं क्लियर कर। बात ये है, जब हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजों में अदालत का किरदार नहीं है, वो मुसल्लत करते हैं कि नहीं हम सबके अब्बा हैं। उन्होंने कल कहा है ना कि 3 इदारे जो हैं हम सबसे ऊपर हैं। हालांकि जब फौजी आमिर बैठे होते हैं तो पार्लियामेंट के साथ सब कुछ चल रहा होता है, अदालतें भी इसी तरह चल रही होती हैं, हुकूमतें भी इस तरह चल रही होती हैं, वज़रा भी इस तरह होते हैं, सारी चीजें होती हैं। पार्लियामेंट नहीं होती, पार्लियामेंट नहीं होती, पार्लियामेंट नहीं होती, एक सेकंड, पार्लियामेंट नहीं होता। इल्जाम लगाना है तो हम पर जमातों पर लगाए, अदारों पे इस तरह न लगाए। मतलब तो आप तर्जुमा ना बने ना उनसे। नहीं, तर्जुमा मैं क्यों ना करूं? वो रजिस्टर आपका सारा टबर इस वक्त पीपल पार्टी का सारा टबर इसी बात पर लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का टबर लगा, नेकेड गालियों पर आए होंगे। क्या बात करते हैं? खुदा का खौफ है। मैंने कोई गाली दी? मैंने कोई गाली दी? गाली को नहीं दी शाह, लेकिन बहुत सख्त अल्फाज फैसल रजा आब्दी तो बुला है ना भाई, मैं उसका जवाब तो नहीं कह रहा हूं, सारा टबर लगा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुने ना, फैसल रजा आब्दी ठीक है गालियां दे रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो भाई, लेकिन जो बातें वो दूसरी कह रहा है उसके भी तो जवाब दो ना कि ऑफिशियल पासपोर्ट कहां से आ गया, चीफ जस्टिस के घर का एड्रेस क्यों, बिजनेस के लिए, उसकी भी तो जवाब देना। ऑफिशियल पासपोर्ट क्या? अरसलान इफ्तिखार के पास ऑफिशियल पासपोर्ट कैसे था? उसके बिजनेस पे चीफ जस्टिस के घर का एड्रेस कैसे था? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे रमदे साहब की वाइफ जो चला रही है एनजीओ, उसका एड्रेस क्यों दिया हुआ है, उस पर चंदा क्यों मांग रहे हैं? इसके भी जवाब देना तर्जुमान। अगर ये है बात, ये है ये हकायक हैं, ये हकायक हैं, तकरीरें इसके सब ये हकायक हैं, ये हकायक हैं, खून में तकरीरें होती हैं, ये हकायक हैं, इसके रद्द-ए-अमल में तकरीरें होती हैं, ये हकायक हैं। देखिए अब अगर ये बात है, अगर चीफ जस्टिस साहब रद्द-ए-अमल में कह रहे हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब गुस्से में कह रहे हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब नाराज होकर कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, फिर ऐसे शख्स को फैसले नहीं करने चाहिए हमारे, जो हमसे नाराज हो, जिसको हमारे ऊपर गुस्सा हो, जिसको हमारी चीजें बुरी लगती हो, उसको हमारे मुताबिक जजमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर नहीं, मेरी बात सुने, अगर हम जज पे एतराज करें कि इसको बेंच में ना बिठाओ तो नहीं मानते हैं, अगर मुंह ने सिलाई कहे कि इससे इंक्वायरी ना कराओ तो नहीं मानते हैं, अगर मूसा गिलानी कहे कि ब्रिगेडियर फहीम से ना कराओ तो नहीं मानते हैं, अगर अरसलान इफ्तिखार खड़े होकर कह दे कि मुझे उस पूरी कमेटी के एक मेंबर पर एतराज है तो आप पूरी प्रोसीडिंग क्यों स्टे कर दो? यार ये अजीब, ये फैसला है, ये इंसाफ है? अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि वो बात नहीं है, इसका हल है ना, आप जवाब देने में जो बातें कर रहे हो मैं देता हूं, मैं बाउंड नहीं है ना, मैं वकील हूं किसी का, ये गलत है या अदालत का। हम कैसे जिस तरह ये शहरी है, जिस तरह मैं मेंबर पार्लियामेंट ये मैं उस तरह मैं भी हूं, मैं जवाब देता हूं आपको। आपके पास मेजॉरिटी है ना जी, आपके पास रूलिंग पार्टी है, आप उठा के इस चैप्टर को निकाल दें जो पावर देता है अदालत उस्मा को, फाड़े उसको, निकाल दें। आप बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या बात आप करते हैं? मैं तो अखलाकियात की बात कर रहा हूं। आप अखलाकियात की बात कर रहा हूं। मैं जिस शख्स को आपने बिल्कुल ऊंचे मीनार पे बिठा दिया, नौज़-बिल्लाह जैसे कोई वो फरिश्ता है जिसने कोई कभी माजी में मेरी बात थोड़ा सा वो एक देखिए जो भी है ना सर, देखें मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्ट इंडिविजुअल पे आप अदलिया के रोल में बात कर, इंडिविजुअल पे डायरेक्ट जाके ये करना मेरा ख्याल है कि सर इस प्लेटफॉर्म पे अदलिया के इंस्टीट्यूशनल बात कर, मैं अदलिया के रोल पे बात कर रहा हूं। इनके अपने केस में जजमेंट आई है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उसके मेंबर थे, ये क्यों नहीं उसका हवाला देते हैं?
वो कहीं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, रिव्यू जाके लगवाए ना अपने, इन्होंने रिव्यू फाइल किया हुआ जाके लगवाए, उसमें फैसला ले जाके मांगा है 18वीं तरमीम के पीछे अगर छुपे फैसला नहीं। जल्दी से दे, मैंने तारिक साहब की तरफ जाना है, जवाब मांगा है, मैं दे दूं। इन्होंने कहा जी कि वो उस पर बात क्यों नहीं करते। फहद साहब, मैं आगे भी ये कह चुका हूं, ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है इस मुल्क पर, और अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। मैं आई एग्री विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि ये बिल्कुल यहां पर होता था, ये हुआ है, मेरे वाले केस में हुआ है। सुने ना, आज बड़ी तकलीफ है इनको, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, आर्गुमेंट खत्म हो जाना सर, मेरी बात नहीं सुन रहे। ये बिल्कुल ये ठीक है कि यहाँ की जुडिशरी की ये हालत थी कि आप तो बहुत बड़ी ताकत की बात कर रहे हैं, कभी फौज की, कभी किसकी, यहाँ पर कि यहाँ की जुडिशरी ने डीसी और कमिश्नरों की टेलीफोने पर भी फैसले किए हैं, और आई कंडेम दैट। ये कोई बात नहीं कि मैं आज अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से और वकला की मेहरबानी से और सियासतदानों की और सियासी जमातों की मेहरबानी से अगर आज सेटअप कुछ ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बोल्ड, कॉम्पिटेंट, आजाद अगर अदलिया दे दी है, तकलीफ क्यों होती है इनको? हम तो ये कहते हैं, हमें कोई किसी जज के हम ना गुलाम है, ना मुलाजम है, ना वकील है किसी के, लेकिन आज के सिस्टम को तबाह न करो, इस तरह न करो, वरना आप रोएंगे, पछताएंगे, ये पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे। आइन का मजाक आप उड़ाएं, आइन के बारे में आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब साबिक ये कहें कि जनाब अगर अब की बार प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाया गया तो ये मुल्क टूट जाएगा। आफरीन है आपकी सोच पर, आफरीन है आपकी सोच पर कि मुल्क को तो आपने एक ज़िनाना चूड़ी समझा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म मैंने तारिक साहब की तरफ जाना है, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। बात यह है कि आजाद अदलिया हमें सबसे ज्यादा सूट करती है, होनी चाहिए, लेकिन इम्पार्शियल होनी चाहिए, पार्शियल नहीं होनी चाहिए। ये कौन करेगा? दूसरी बात फात, आजाद अदलिया को बर्दाश्त हम कर रहे हैं, इन्होंने कभी माजी में आजाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं किया है। तीसरी बात यह कि चले मुस्तकबिल में मैं मान ले, अल्लाह करे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बिल्कुल कहा माजी में अदालतें गलत फैसले करती थी, लेकिन मैं तो कहता हूं जब से इन्होंने आजादी का तो गले में डाला है कि हम आजाद हो गए हैं, हम किसी दबाव में नहीं है। जनरल मुशर्रफ को वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इन्होंने इजाजत दी, अभी दूसरी मर्तबा आजाद होने के बाद इसी अदालत ने अभी जिसको दूसरी बात एक सेकंड दूसरी चीज भी है ना, एक सेकंड शायद दूसरी चीज भी है। 3 नवंबर 2007 की जजमेंट की कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई हुई है, उसमें जजेस के अलावा किसके खिलाफ कंटेम्प्ट किया? क्लियर, जल्दी से जवाब दें सर, फिर मैंने ये आजाद अदलिया है। 3 नवंबर 2007 की जो वायलेशन हुई है, सिर्फ उसमें जजेस के खिलाफ ही एक्शन, ये बात तो दुरुस्त है, नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ को वर्दी में दूसरी दफा इलेक्शन नहीं, उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं, चीफ नहीं थे, मैं अदालत की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बता दूं, कानूनी तौर पर देखें, नहीं कानूनी तौर पर यह बात होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई इलेक्शन में चैलेंज होता है ना कि उसको डिस्क्वालीफाई, मतलब उसके पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, ये जानते हैं, तो उस वक्त ऐसा होता है कि अदालतों में हम जाते हैं तो हम कहते हैं ये गलत हुआ है, तो अदालतें इजाजत दे देती है इलेक्शन लड़ने के सब्जेक्ट टू फाइनल। ठीक है सर, फाइनल वर्ड मुझे बताइए, कंक्लूड कर रहा हूं। ये दोनों आपने जहां से बात शुरू की थी, ये दोनों बयान सामने आ गए हैं, डिबेट हो रही है, कितना खतरा है, कितना क्या हो सकता है इन बयानों की रोशनी में? नहीं, डेफिनेटली खतरा तो है, और खतरा को इस चीज का खतरा नहीं, देखे ना इस सिस्टम को खतरा है, इसलिए देखे ना कि खतरा तो है इसमें, और इस खतरे को टालने के लिए चूंकि ये कहते हैं बचाना चाहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये कुर्बानी भी दे दें, और ये जो है ना 2-3 महीने की बात है, फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा, क्योंकि जाहिर है आज गवर्नमेंट, आज असेंबली डिसॉल्व होगी, फिर टाइम होगा, 2-3 इंटरिम सिस्टम आएगा, और फिर ये जरूरी भी होंगे, फिर ये जाके इलेक्शन में कह सकेंगे कि देखो हमने ये भी कर लिया, हमने कुर्बानी भी दे दी। ठीक है, फाइनल वर्ड शाह साहब। फाइनल यही है कि मैं आई एग्री विद माय कोलीग जज साहब के, बिल्कुल ये खतरा इस बात का है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकता है, और अगर ये हुआ, अल्लाह न करे कि ये हो, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आज के रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी पर होगी। यानी चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ सटली हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं कि इलेक्शन कराओ। नहीं, ये तो ना, ये दबाव वाली बात तो नहीं, बयान से दबाव ही बात बहुत आसान सी है। इस मुल्क में जो भी मसाइल हैं,
उसको हल करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरे सुने तो सही ना, मैं यही कह रहा हूं ना, मेरे पास ये जाहिर है अदलिया जो आर्मी है ना वो सब्स्टिट्यूट नहीं है इनका। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उन इदारों को हुकूमत को काम करने देना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते रिजॉल्व, अगले इलेक्शन में आउट हो जाएंगे। दूसरा ठीक है जी, अगले इलेक्शन में आउट हो जाएंगे। दूसरा रंग का वक्त खत्म हुआ है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, अहम बात हुई है, दोनों तरफ से दो अहम लोग हैं। इसकी जो तशरीह है ये हमने कोशिश की करने की, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि और वाज़ेह हो जाएगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।